Hey guys, good afternoon to all of you. Now, why only good afternoon? It can be good morning to you, it can be good evening to you, it can be good night to you, it can be whatever time you're watching this lectures, guys. This is Rahul Malkan, guys, and I'm continuing with my CA Inter Group 2K revisions. ठीक है. तो गाइज आज रिवीजन में हम लोग क्या करने वाले आज हम लोग रिवीजन में करने वाले AS5 दैट इज नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी. बट बिफोर आई स्टार्ट माई रिविजन गाइस, आई एम श्योर आप एग्जामिनेशन के लिए बहुत एक्साइटेड और ये रिविजन आपको बहुत काम आएंगे. गाइज एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ दैट अनअकैडमी ने एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है दैट इज CA360. 360 एक ब्रांच है गाइज जिसके नीचे हम लोग ने फाउंडेशन, ग्रुप 1, ग्रुप 2, CA इंटर के अलग अलग चैनल्स लॉन्च किए ताकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना हो कि एक ही चैनल में सब कुछ दिख रहा हो. सो इट्स नॉट लाइक अ रफ बुक यू नो जहाँ पे मैथ्स भी मिल रहा है, साइंस भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है. नहीं, CA इंटर ग्रुप 2 के लिए अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये इंटरमीडिएट ग्रुप 2 3A CA360 नाम का चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए. So guys, this is brand new channel for CA Intermediate Group 2 aspirants. Now you can just check this, you can like the channel, you can subscribe the channel and you will find much of more of content from my side on this channel. You would love this, you would seriously love this. ठीक है, चलो ग्रेट. इसे बंद करते हैं और आज के रिवीजन पे चले जाते हैं. तो आज मैं आपको कौन सा स्टैंडर्ड कराने वाला हूँ? नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी. वी आर गोइंग टू कवर 3 थिंग्स इन दिस स्टैंडर्ड. नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड करेंगे, प्रायर पीरियड आइटम्स कवर करेंगे एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी भी कवर करेंगे. इनफैक्ट ये सब कुछ ना नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड पे आ जाता है. ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है, यहाँ पे नंबर गेम्स कम है. दिस इज मोर ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव स्टैंडर्ड. ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ आवर टाइम लेट्स गो इनटू दिस. तो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन. सो व्हाट डज इंट्रोडक्शन सेज? Guys, AS5 requires the classification and disclosure of extraordinary item, prior period item, disclosure of certain items within the profit and loss as ordinary item. So ये स्टैंडर्ड है ना मोर और लेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डील करता है और ये कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आइटम्स आती है ना उनको हमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है. और कौन से कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है तो आपके सामने है ये सारे कंपार्टमेंट्स. सो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, ऑर्डिनरी एक्टिविटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी, प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी. और एक हेड क्रिएट करेंगे एक्सेप्शनल आइटम्स जो स्टैंडर्ड ने नहीं कहा बट मैं प्रेफर करता हूँ. सो गाइज AS5 net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policy. Now what am I telling you here is guys यहाँ पे लेते हैं net profit or loss for the period. तो guys यहाँ पे 1 2 3 4 5 6. गाइज सबसे पहले नेट प्रॉफिट और लॉस की जो आइटम्स है उसे ऑर्डिनरी एक्टिविटी में डिवाइड कीजिए. ना ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है गाइज? ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नॉर्मल डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स दे आर ऑर्डिनरी एक्टिविटी. सो परचेज इज ऑर्डिनरी एक्टिविटी, सेल्स इज ऑर्डिनरी एक्टिविटी, वेजेस आर ऑर्डिनरी एक्टिविटी, रेंट इज ऑर्डिनरी एक्टिविटी, सैलरी इज ऑर्डिनरी एक्टिविटी, डेप्रिशिएशन इज ऑर्डिनरी एक्टिविटी. गाइज नेक्स्ट वन आ जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी. नाउ नाम से क्लियर है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी है. सो गाइस दे आर नॉट ऑर्डिनरी, दे आर नॉट रेगुलर फॉर द बिजनेस. ये एक आध बार हो जाता है यू नो, फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक. सो गाइस दे आर कंसिडर्ड एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी. थर्ड स्टैंडर्ड ने नहीं कहा है पर आप दिखाएंगे तो बहुत अच्छा होगा एंड दैट विल बी नोन एज एक्सेप्शनल आइटम्स और यू कैन से एक्सेप्शनल एक्टिविटी बट आई वुड रादर प्रेफर टू टेल इट एज एक्सेप्शनल आइटम्स. Guys, exceptional items are those which are basically ordinary, which is like connected to business, but they're not regular. So for example, sale of asset पे profit या loss, investments पे profit या loss, और long term investments पे profit loss. Guys, writing down of inventory to its NRV, ये सब business के वजह से है पर regular नहीं है, तो इसे हम डाल देंगे exceptional items में. तो ये ordinary activity के अंदर अगर सभी चीज़ें regular सी है, ordinary बिजनेस से कनेक्टेड है बट रेगुलरिटी इतनी नहीं है तो ये एक्सेप्शनल आइटम्स आ जाएगा. एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो बिजनेस से कनेक्टेड ही नहीं होता. ठीक है, दैट इज नोन एज एक्सेप्शनल आइटम्स. सो वी हैव ऑर्डिनरी एक्टिविटी, वी हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी, वी हैव एक्सेप्शनल आइटम्स. द नेक्स्ट वन इज गाइस प्रायर पीरियड आइटम्स. सो प्रायर पीरियड आइटम्स का मतलब क्या है? प्रायर पीरियड आइटम्स का मतलब है कि प्रायर पीरियड की चीज़ें हैं.
तो सर प्रायर पीरियड की चीज़ें आप इस साल में क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, लास्ट साल की चीज़ें इस साल में क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? बिकॉज लास्ट ईयर ड्यू टू एरर ऑफ ओमिशन मैं इसे भूल गया था रिकॉर्ड करना, ठीक है। ओनली एक रीजन हो सकता है प्रायर पीरियड आइटम का, इज द एरर ऑफ ओमिशन। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन, देन वी कॉल इट एज प्रायर पीरियड आइटम्स। गाइज नेक्स्ट वन होता है दैट इज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, आपको पता है कि हम लोग अकाउंट्स बनाते वक्त बहुत सारे एस्टिमेशंस करते हैं और ये एस्टिमेशंस में चेंजेस होता है। तो गाइस चेंजेस इन अगर अकाउंटिंग एस्टिमेशंस हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे पीएनएल में दिखाना पड़ेगा एज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। और आपको याद रहना चाहिए कि चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाना है। टू गुड गाइस, फाइनली एक सिक्स्थ ब्लॉक आता है दैट इज नोन एज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करोगे तो भी अलग से दिखाना है। गाइस अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने का तो अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल सा होना चाहिए कि पॉलिसी चेंज करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन वी चेंज अ पॉलिसी? आंसर इज येस, वी कैन चेंज अ पॉलिसी, बट देयर आर 3 रीजंस। पहला रीजन कौन सा है guys? If there is changes in law. Second one, there are changes in accounting standards. And third one, guys, there are better presentation. Then we can change the policy. But change in policy छोटा मोटा डिसीजन नहीं है, बहुत बड़ा डिसीजन है। तो इसका प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट नहीं जाना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट जाना चाहिए, पर और पीएनएल में इसको अलग से दिखाना है। तो पीएनएल अकाउंट की सारी चीज़ों को आप 6 ब्लॉक्स में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट वन ऑर्डिनरी एक्टिविटी, सेकेंड वन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, थर्ड वन एक्सेप्शनल आइटम्स, फोर्थ वन guys prior period items, fifth one changes in accounting estimates, and sixth one changes in accounting policy. This is the block of AS5, that is net profit or loss for the period, prior period item and changes in accounting policy. Clear? too good guys, have a look here. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो we have ordinary items, extraordinary items, prior period items, changes in accounting estimations and changes in accounting policy. Clear? Chikas guys. Profit or loss from ordinary activity, normal ordinary activity, for example profit from sale of merchandise, loss on sale of unsold inventory, etc. for the season. So guys they are incidental to the business. मैंने जैसे आपको कहा परचेज ऑर्डिनरी एक्टिविटी, सेल्स ऑर्डिनरी एक्टिविटी, रेंट ऑर्डिनरी एक्टिविटी, सैलरी ऑर्डिनरी एक्टिविटी, डेप्रीशिएशन ऑर्डिनरी एक्टिविटी, दे आर ऑल ऑर्डिनरी एक्टिविटी. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स गाइस, income or expenses that arises from events or transactions that are clearly distinct from ordinary activity. They are not ordinary activity. They are not expected to recur frequently or regularly. Apart from not regular, they are not connected to business. ये याद रखना. So earthquake not connected to business. Attachment of the property of the enterprise, हमारा किसी ने प्रॉपर्टी अटैच कर दिया, इनकम टैक्स ने, कोई टैक्सेशन डिस्प्यूट होगा, हमारा प्रॉपर्टी अटैच हो गया, हमारे बैंक अकाउंट अटैच हो गए, तो गाइज ये हो जाएगा हमारे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी. सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आर नॉट रेगुलर, नॉट एक्सपेक्टेड, नॉट फ्रीक्वेंट, बट ऑल्सो दे आर नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस. क्लियर? टू गुड गाइज. नेक्स्ट आता है एक्सेप्शनल आइटम्स. सो एक्सेप्शनल आइटम्स क्या होता है? दे आर पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी, दे आर बिकॉज ऑफ बिजनेस, बट दे आर नॉट रेगुलर. उसका साइज, उसका नेचर ऐसा ना कि इसको अलग से दिखाना बहुत जरूरी है. सो फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट है बिजनेस की वजह से. सी असेट ना बिजनेस की वजह से क्रिएट होता है, आप उसको बेच रहे हैं तो वो भी एक बिजनेस का एक ट्रांजैक्शन है, बट रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं है. उसका नेचर थोड़ा सा अलग है, तो इसको अलग से दिखाना बहुत अच्छा रहेगा. तो दैट इज रिफर्ड टू एज एक्सेप्शनल आइटम्स. एग्जाम्पल गाइज, राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री, रीस्ट्रक्चरिंग, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, गाइज लिटिगेशन सेटलमेंट्स, लेजिस्लेटिव चेंजेस, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन. सो ये सारी हमारे लिए एक्सेप्शनल आइटम्स होंगी. So first one ordinary activity, second extraordinary activity, third one exceptional items, fourth one guys prior period items. Prior period items errors और omission की वजह से लास्ट ईयर लिखना भूल गए थे, तो इस साल लिखना पड़ेगा, और इस साल लिखोगे तो इसे प्रायर पीरियड आइटम की तरह दिखाओगे आप. ठीक है. Prior period items are income or expenses which arises in the current period as a result of errors or omission in the preparation of financial statement of one or more prior periods. Errors in preparation of financial statements. Errors होते हैं, mistakes है, fraud नहीं है guys. ठीक है ना. So guys mathematical mistakes है, accounting policy misinterpretation, oversight, ये सब errors of omission आएगा. And guys इसकी वजह से what we call it as a prior period item. चलो प्रायर पीरियड आइटम के बाद आता है चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स.
अगर कहीं पे अकाउंटिंग एस्टीमेट्स में चेंजेस आएगा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ अकाउंटिंग एस्टीमेट के चेंजेस के पहले, दैट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग एस्टीमेट्स को हर साल री एस्टीमेट करना होगा, हर साल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर जितने भी एस्टिमेशन है उसे फिर से एक बार री एस्टिमेट कीजिए, देन वी कॉल इट एज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। और इसको भी हम लोग P&L अकाउंट में अलग से दिखाएंगे। तो एन एस्टीमेट may have to be revised if changes occur in the circumstances based on which the original estimation was made. Changes in accounting estimate should be done prospectively, retrospectively नहीं। Guys, changes in accounting policy. Question number 1, can we change an accounting policy? Answer is yes, only because of 3 reasons. First one, there's changes in accounting standard. Second one, there is change in guys law, and third one, for better presentation. सेकेंड, पॉलिसी अगर चेंज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली देना है। अच्छा, और 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको इंटर के लेवल पे। व्हाट इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? अडॉप्शन ऑफ अ न्यू पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर हम कोई पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम तो गाइस दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सेकेंड गाइस, अगर हम एक ही आइटम पे दूसरा ट्रांजैक्शन, मतलब सेम ट्रांजैक्शन है बट हमारे बिजनेस का नेचर बदल चुका है, तो गाइस दिस इज अडॉप्शन ऑफ अ न्यू पॉलिसी। भले वो ट्रांजैक्शन ऐसे सेम लगता हो बट दिस इज अडॉप्शन ऑफ अ न्यू पॉलिसी। दिस ऑल्सो कैन नॉट बी ट्रीटेड एज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। नाउ फॉर एग्जाम्पल गाइज, लेट्स से हम लोग पहले बिजनेस में थे जहाँ पे गाइज हम लोग एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे थे और फिर वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करके सेल कर रहे थे। तो हम लोग बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में थे। अब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग ने 5-6 कार ली थी और वो 5-6 कार को हम यूज़ कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशंस करने के लिए। तो गाइस ये था हमारा मॉडल पहला। अब ना कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग करने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो कंपनी ने अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया। और नया बिजनेस मॉडल कौन सा है कंपनी का? नया बिजनेस मॉडल है कंपनी का कि अब ना कंपनी कार्स बेचेगा, सेकेंड हैंड कार्स बेचेगा। तो गाइज अब हमारे पास वो जो 5 कार थी ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं होने वाली थी, अब वो कार बेचने के लिए यूज होने वाली थी। दिस इज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी? आंसर इज नो। पूरा ट्रांजैक्शन बदल गया, नेचर बदल गया। तो इसको हम चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कह सकते गाइज। अब ये एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन? So an adoption of accounting policy for event or transaction that differs in substance. So a transaction differs in substance is not an adoption of a new policy. This is basically introduction of a new policy altogether. And guys, again एक नया पॉलिसी अप्लाई कर रहे कोई फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रीटेड एज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल गाइस, ठीक है। सो गाइस, AS5 के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीज़ों को 5 पार्ट में डिवाइड करना है। व्हाट आर द 5 पार्ट्स दैट वी शुड डिवाइड? फर्स्ट वन गाइस इज ordinary activity, second extraordinary activity, third exceptional item, fourth one prior period items, fifth one changes in accounting estimate, and the sixth one is changes in accounting policy. Classic. चलिए एक दो क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, फ्यूल चार्ज इज billed by the state electricity board at provisional rates. Final due for fuel charge is rupees 5.30 lakh for October 2008 to September 2015 have been received and paid in February 2016. However, the same was accounted in the year 16 and 17. Comment for the accounting treatment done in the said case. Fuel charge is billed by the State Electricity Board at provisional rates. So guys, State Electricity Board fuel charge provisional rates पे अप्लाई कर रहा था बिकॉज शायद कोई केस चल रहा होगा या अभी तक उनका डिसीजन फाइनल नहीं हुआ होगा। गाइज, अक्टूबर 2008 से सितंबर 2018 का फ्यूल चार्ज का बिल आया, फाइनल बिल आया, 5.3 लाख का बिल आया और फेब 16 में पे कर दिया उसे। तो गाइज अगर इसे फेब 16 में आपने पे कर दिया और बिल आ चुका था तो ये 15-16 में अकाउंट होना चाहिए था। सो आई एम लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 1 एंड व्हाट एम आई सेइंग कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फ्यूल चार्ज का बिल कब आया था? रिसीव्ड एंड पेड। हमने फ्यूल चार्ज का बिल रिसीव कर लिया था और उसे पे कर लिया था फेब 16 पे। अगर फेब 16 पे कर लिया था गाइस तो इसका अकाउंटिंग होना चाहिए था। और इसका अकाउंटिंग कहाँ होना चाहिए था? इसका अकाउंटिंग होना चाहिए था गाइस 16-17 में, ना 15-16 में होना चाहिए था। पर गाइस इन्होंने इसका अकाउंटिंग कहाँ किया?
इन्होंने इसका अकाउंटिंग किया 16-17 में, ये गलती हो गई गाइस। लास्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन था, करंट ईयर में अकाउंट कर रहे हो बिकॉज लास्ट ईयर अकाउंट करना भूल गए थे। तो गाइस सिंपल लैंग्वेज में इसे आप 16-17 में अकाउंट कर रहे हो करो, बट इसे आप एज अ प्रायर पीरियड आइटम दिखाएंगे, इसे आप प्रायर पीरियड आइटम दिखाएंगे। लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन थी, लास्ट ईयर अकाउंट होनी चाहिए थी, करंट ईयर में अकाउंट हो रहा है तो प्रायर पीरियड आइटम दिखाओ। ठीक है, जकास। दैट्स माय क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए। The company finds inventory sheet on 31st March 2016 did not include 2 pages containing details of inventory of 14.5 lakh। अरे भाई 31st मार्च 2016 को 31st मार्च 2016 को गाइज इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे थे, और इन्वेंट्री वैल्यू करते वक्त 14.5 लाख की इन्वेंट्री के 2 शीट्स हमको नहीं मिले, नॉट फाउंड, एरर, ओमिशन। हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग मैटर्स इन फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 17 गाइज? तो फिर आप ईयर 16-17 में जाके वो इन्वेंट्री इंक्लूड करेंगे, 101% करेंगे। अकाउंट्स रिजिड नहीं है, अकाउंट्स फ्लेक्सिबल है। लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन आप रिकॉर्ड करना भूल गए थे तो इस साल रिकॉर्ड कर लो। एंड अगेन माय आंसर रिमेन सेम, दैट यू शुड रिकॉर्ड दिस एज प्रायर पीरियड आइटम, you should record this as prior period item. Tell me, are you catching this up very well? Jackass. Too good. चलिए गाइज एक और क्वेश्चन होगा मेरे पास। नाउ दिस विल बी माय क्वेश्चन नंबर 3। ये छोटे छोटे रिविजन्स में गाइज मजा आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर AS5 और नॉट। क्या ये चेंज इन पॉलिसी माना जाएगा कि नहीं? Introduction of a formal retirement gratuity scheme by an employer in place of ad hoc gratia payment to the employee on retirement। अरे भाई पहले क्या कर रहे थे? पहले ad hoc पेमेंट कर रहे थे, मतलब जब एम्प्लॉई निकल रहा था ना तो उसे बुला के, ले बेटा 2 लाख रुपए, खुश हो तू रिटायर हो रहा है, बहुत अच्छा काम किया। अब इसे रिप्लेस करके हम लोग एक फॉर्मल रिटायरमेंट स्कीम लेके आए, फॉर्मल रिटायरमेंट स्कीम लेके आए। So guys, this is application of a policy on a transaction which is different in substance. So guys, this is transaction which is different in substance. अगर ये transaction in difference in substance हो तो guys answer is not a change in accounting policy. This is not change in accounting policy. This is application of a new policy. ठीक है, इसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है गाइस, सेकंड वन। मैनेजर डिसाइडेड टू पे पेंशन टू दोज एम्प्लॉयज हु हैव रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years ऑफ सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सच एम्प्लॉयज विल गेट अ पेंशन ऑफ 20,000 पर मंथ। अर्लियर देयर वाज नो स्कीम, पहले स्कीम नहीं था, अब न्यू स्कीम लॉन्च कर रहे हैं गाइस। न्यू स्कीम लॉन्च करें तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी अगेन ऑन अ न्यू ट्रांजैक्शन। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ change in accounting policy. Tell me, Jackass. So guys, this is Rahul Malkan signing off, and now if you remember AS5, net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policy. अगर इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हम बात करें तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर अ ईयर शुड बी डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। फर्स्ट वन गाइस इज ऑर्डिनरी एक्टिविटी, extraordinary activity, exceptional items, prior period items, changes in accounting estimate, changes in accounting policy. Ordinary activity, purchase, sales. Extraordinary activity, attachment of property, earthquake. Exceptional items, profit on sale of fixed assets, loss on sale of fixed assets, writing down of inventory. Prior period items, last year के items है, भूल गए थे, इस साल रिकॉर्ड कर लो, बट prior period item बोलना। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स गाइज, अगर कोई एस्टिमेट्स चेंज कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल अगर हम असेट का स्क्रैप वैल्यू का एस्टिमेशन चेंज कर रहे हो, असेट की लाइफ की एस्टिमेशन चेंज कर रहे हो तो डेप्री बदल जाएगा। दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी गाइज, अगर हम कोई पॉलिसी चेंज कर देंगे, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड बदल देंगे, देन दिस इज नोन एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्लासिक है, डू गुड। जाते वक्त मेरा पोएम बोलते हुए जाइए, आई एम द बेस्ट, आई विल स्कोर एग्जामिनेशन एंड आई विल सेंड स्वीट्स टू राहुल सर। लव यू ऑल।